तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की कहानी शुरू होती है एक गांव कस्बे से, जहां पे एक लड़की है जिसका नाम है मथुरा। मथुरा के माता पिता नहीं है, उसे पाल पोस के बड़ा किया है उसके बड़े भाई ने। मथुरा घर घर जाके काम करती है, सफाई का काम करती है। ये एक घर में जहाँ काम करती है उसी घर में एक लड़के से हो जाता है इसे प्यार, और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि घर छोड़ के भाग जाते हैं और शादी कर लेते हैं। लेकिन भाई ने जितने इतने मेहनत से पाल पोस के लड़की को बड़ा किया है, वो लड़की को भागने तो नहीं देगा, तो वो सीधे चला जाता है पुलिस थाने और पुलिस थाने में कंप्लेंट कर देता है उस लड़के की। अब इसी पुलिस थाने में मथुरा को भी बुला लिया जाता है, भाई को भी बुला लिया जाता है, उस लड़के को, उस लड़के की माँ को, सभी लोगों को बुला लिया जाता है पुलिस थाने में। शाम का समय है, पुलिस FIR लॉन्च कर लेती है और उसके बाद सबको कहती है कि अब सब लोग चले जाओ यहाँ से। जब सब लोग जाने लगते हैं तब एक कांस्टेबल आता है जिसका नाम है गणपत। गणपत कहता है कि मथुरा तुम रुक जाओ, तुम मत जाओ। सारे घर वाले प्रोटेस्ट करते हैं कि ऐसे कैसे नहीं जाए। तो गणपत ये कहता है कि शायद लड़की दबाव में आके कोई बयान दे रही है, शायद लड़की अपने भाई से डर रही है या फिर अपने बॉयफ्रेंड से डर रही है, इस वजह से वो ठीक से सच नहीं बता पा रही है, तो हम इससे अकेले में पूछताछ करना चाहते हैं। ऐसा जब वो कहता है तो हाथ पकड़ के मथुरा को ले जाता है और मथुरा बेचारी चुपचाप चली जाती है। मथुरा बहुत बड़ी लड़की नहीं है, बहुत छोटी उम्र है उसकी, 14 से 16 साल की ही लड़की है ये, और इस तरह से ये चली जाती है। गणपत इसे पुलिस थाने नहीं ले जाता, पुलिस थाने के पीछे जो बना हुआ था वॉशरूम, वहाँ ले जाता है। वहाँ गणपत इसका रेप करता है और फिर इसके बाद वो बुलाता है तुकाराम को। तुकाराम दारू के नशे में धुत पड़ा हुआ है और इसी नशे में ये मथुरा के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करता है। रेप नहीं कर पाता बिकॉज ही इज़ वेरी इंटॉक्सिकेटेड एट दिस मोमेंट। सो वो उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करता है और उसके बाद जब तुकाराम आगे आता है, वापस पुलिस थाने के सामने आता है, तो मथुरा की पूरी फैमिली, मथुरा का बॉयफ्रेंड, वो सभी लोग बाहर वेट कर रहे होते हैं मथुरा का, और वो पूछते हैं कि हमारी बहन कहाँ है। वो तुकाराम कहता है कि वो तो चली गई, और लड़खड़ाते हुए वो वापस पुलिस थाने चला जाता है। पीछे से मथुरा आती है और फिर वो आके अपनी कहानी सबको बताती है कि तुकाराम ने और गणपत ने मेरे साथ ये सारी काम किए। अगले ही दिन मथुरा और मथुरा का परिवार पहुंच जाता है पुलिस थाने इस चीज़ की कंप्लेंट लिखवाने के लिए। अब क्योंकि बहुत सारे लोग आए हैं तो कंप्लेंट तो लिखनी पड़ती है। इसके बाद होता है मथुरा का मेडिकल एग्जामिनेशन, लेकिन ये मेडिकल एग्जामिनेशन होता है रेप के 24 घंटे बाद, इसीलिए इस रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आती। मथुरा की बॉडी पे कोई भी ट्रेस ऑफ सीमेन नहीं पाया जाता है, लेकिन मथुरा के कपड़ों पे और गणपत के कपड़ों पे ज़रूर ये पाया जाता है। इसी चीज़ को लेके जाया जाता है सेशन कोर्ट में। जब सेशन कोर्ट ये केस सुन रहा होता है उस समय गणपत और तुकाराम इस बात से डिनाई नहीं करते कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ था। वो कहते हैं कि हाँ, सेक्सुअल इंटरकोर्स तो हुआ था, लेकिन कंसेंट से हुआ था, मर्जी से हुआ था। ये लड़की खुद ही हमें प्रोवोक कर रही थी, खुद ही हमें सिड्यूस कर रही थी ताकि हम इसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करें। इसके लिए वो जो कहते हैं, वो जो सबूत देते हैं, वो ये होता है कि अगर लड़की का कंसेंट नहीं होता तो जाहिर सी बात है लड़की की बॉडी पे कोई ना कोई इंजरी के मार्क्स तो होते, कहीं ना कहीं उसने कुछ ना कुछ स्ट्रगल तो किया होता, और अगर उसने स्ट्रगल किया होता तो उसकी बॉडी पे कोई इंजरी मार्क होता, लेकिन उसकी बॉडी पे कोई इंजरी मार्क नहीं था। दूसरी चीज़, वो कहते हैं कि जब गणपत मथुरा का हाथ पकड़ के उसे ले जा रहा था तब मथुरा ने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया। इसका मतलब वो ज़रूर ऐसा चाहती होगी, इसीलिए उसने प्रोटेस्ट नहीं किया। इन सारी ही बातों को सेशन कोर्ट मान लेता है और वो कहता है कि हाँ, यहाँ पे तो कंसेंट लग रहा है, समझ में आ रहा है कि कंसेंट था, और इसीलिए वो इन दोनों को ही एक्विट कर देता है। मथुरा और उसका परिवार जाता है हाई कोर्ट और महाराष्ट्र कोर्ट के नागपुर बेंच में इस केस को सुना जाता है। इस केस में यही फैक्ट्स पे हाई कोर्ट ये जजमेंट देता है कि सिर्फ प्रोटेस्ट ना करना डज नॉट मीन कि कंसेंट था। आप सबमिशन कर रहे हो, आप अपने आप को सबमिट कर रहे हो, बट उसका मतलब कंसेंट देना नहीं होता। दूसरी चीज़, जो हाथ पकड़ के ले जाने वाली बात थी, मथुरा एक बहुत छोटी लड़की थी। जिस समय की ये बात है उस समय अंधेरा बहुत हो चुका था, मथुरा को नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है, इसीलिए उसने प्रोटेस्ट नहीं किया। और प्रोटेस्ट नहीं किया इसका मतलब ये तो नहीं कि उसने कंसेंट दे दिया। ये केस फिर से चैलेंज होता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस सुना जाता है तब सुप्रीम कोर्ट सेशन कोर्ट से इस चीज़ को रिलेट करता है और कहता है कि हाँ, सेशन कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था वो ठीक था, कंसेंट तो यहाँ पे लग रहा है कि लड़की का होगा, तभी उसने प्रोटेस्ट नहीं किया, तभी उसकी बॉडी पे इंजरी मार्क्स नहीं थे, और तभी वो गणपत के साथ चुपचाप चली गई होगी। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी गणपत और तुकाराम को बरी कर दिया। अब जब ये केस का जजमेंट आया उसके बाद पूरे ही देश में
इस चीज़ को लेके प्रोटेस्ट शुरू हो गए कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा जजमेंट कैसे दे सकता है। बहुत सारे एमिनेंट लॉ प्रोफेसर्स ने सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखा, जिस लेटर में प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी भी थे। इस लेटर में प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी ने ये लिखा कि आप कंसेंट को सबमिशन से कंपेयर नहीं कर सकते। जस्ट बिकॉज एक लड़की डरी हुई थी, उसने प्रोटेस्ट नहीं किया, उसने स्ट्रगल नहीं किया, दैट डज नॉट मीन कि उसका कंसेंट था, दैट डज नॉट मीन कि उसने हाँ कर रहा था उस सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। यही लेटर को पार्लियामेंट ने एंटरटेन किया और पार्लियामेंट ने इसी लेटर के बेसिस पे एक बहुत ही अच्छा लॉ लेकर आए, जो कि है सेक्शन 114A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 114A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ये कहता है कि जहां कहीं भी कस्टोडियल रेप के केसेस हैं और ये प्रूव हो जाता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, वहां पे कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि कंसेंट नहीं था। अगर लड़की कह रही है कि कंसेंट नहीं था तो कोर्ट भी यही प्रिज्यूम करेगा कि कंसेंट नहीं था। यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज्ड के ऊपर होगा कि उसे प्रूव करना पड़ेगा कि कंसेंट था। इसी केस में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैं यहाँ पे बार बार मथुरा का नाम ले रही हूँ। तो मथुरा का नाम क्यों ले रही हूँ, जबकि आप तो ये जानते हैं कि सेक्शन 228A ऑफ IPC हमें मना करता है कि किसी भी प्रोसिक्यूशन ऑफ रेप में प्रोसिक्यूटर्स का नाम आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा, उसका नाम नहीं लिया जाएगा, उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करी जाएगी। तो ये जो सेक्शन है 228A ऑफ IPC, ये सेक्शन भी इसी केस के बाद ऐड हुआ था। 1983 में बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए थे जिसमें सेक्सुअल ऑफेंसेस के ऊपर बहुत सारे लॉज आए थे। इन्हीं लॉज में ये दो सेक्शंस ऐड किए गए थे, 228A ऑफ IPC एंड 114A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको ये कहानी समझ में आई है, और आप वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।